कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 5000 साल पहले आप एक ऊंचे टीले पर खड़े हैं। आपके सामने दूर तक फैला एक विशाल शहर है। सूरज अभी उग ही रहा है। हल्की ठंडी हवा सिंधु नदी की दिशा से शहर की गलियों में बह रही है। धीरे धीरे घरों के दरवाजे खुल रहे हैं। किसी घर से चूल्हे का धुआं उठ रहा है। कहीं कोई कुम्हार अपने चाक को घुमाने की तैयारी कर रहा है। एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में सामान रख रहा है। कुछ बच्चे घरों के बाहर खेल रहे हैं। पहली नज़र में ये दृश्य बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस शहर को ध्यान से देखते हैं, आपको एहसास होने लगता है कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं है। सड़कें सीधी हैं, गलियां एक तय योजना के अनुसार बनाई गई हैं। हर घर एक जैसी पकी हुई ईंटों से बना है। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर को पहले कागज़ पर बनाया गया हो और फिर ज़मीन पर उतारा गया हो। अब एक पल के लिए सोचिए, उस समय दुनिया के अधिकांश लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, लेकिन भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो व्यवस्थित शहर बसाना जानती थी। यही थी सिंधु घाटी सभ्यता, मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक। हैरानी की बात यह नहीं है कि यह सभ्यता महान थी, हैरानी की बात यह है कि हजारों वर्षों तक पूरी दुनिया इसके अस्तित्व से अनजान रही। समय बीतता गया, नदियों ने अपना रास्ता बदला, आंधियां चलीं, मिट्टी की परतें चढ़ती गईं। धीरे धीरे पूरे के पूरे शहर धरती के नीचे दब गए। पीढ़ियां बदल गईं, राज्य बने और मिट गए, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन मिट्टी के नीचे एक पूरी दुनिया चुपचाप सोती रही। फिर 19वीं सदी में एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। मजदूरों को मजबूत ईंटों की जरूरत थी। पास के एक बड़े टीले से उन्हें बड़ी संख्या में पकी हुई ईंटें मिलने लगीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे किसी पुराने खंडहर की ईंटें नहीं, बल्कि लगभग 5000 साल पुराने एक शहर के हिस्से हैं। बहुत सी ईंटें रेलवे निर्माण में इस्तेमाल भी कर ली गईं। कुछ समय बाद पुरातत्वविदों का ध्यान उस जगह की ओर गया। जब व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई तो मिट्टी के नीचे से एक एक करके दीवारें दिखाई देने लगीं। फिर सड़कें मिलीं, फिर घर, फिर कुएं, फिर नालियां। हर नई खोज पिछले खोज से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। अब ये साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यह एक विशाल और सुव्यवस्थित शहर था। और ये शहर अकेला भी नहीं था। आगे की खोजों ने साबित किया कि ऐसे कई शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैले हुए थे। इतिहास की किताबों में इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर 5000 साल पहले रहने वाले लोगों ने ऐसा क्या कर दिखाया था कि आज भी पूरी दुनिया उनकी इंजीनियरिंग, उनकी योजना और उनकी समझ की तारीफ करती है। यही सवाल इस पूरी कहानी की शुरुआत है। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई आगे बढ़ाई तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ पुराने घर मिलेंगे, लेकिन जो सामने आया उसने इतिहास की पूरी तस्वीर बदल दी। मिट्टी की हर परत के साथ एक नया रहस्य बाहर आने लगा। सबसे पहले लोगों का ध्यान शहर की सड़कों पर गया। वे टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं, उन्हें सोच समझ कर बनाया गया था। मुख्य सड़कें चौड़ी थीं और छोटी गलियां उनसे जुड़ती थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी कुशल योजनाकार ने पहले पूरे शहर का नक्शा तैयार किया हो और उसके बाद निर्माण शुरू किया गया हो। फिर घरों की बारी आई। लगभग हर घर पकी हुई ईंटों से बना था। हजारों ईंटें मिलीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनकी बनावट लगभग एक जैसी थी, मानो पूरे क्षेत्र में एक ही माप का नियम लागू किया गया हो। यह कोई छोटी बात नहीं थी। किसी भी सभ्यता में एक जैसी ईंटें तभी बन सकती हैं जब वहाँ व्यवस्था हो, नियम हो और उन्हें लागू करने वाला कोई तंत्र भी हो। कुछ घर छोटे थे, कुछ बड़े, लेकिन लगभग हर घर में एक आंगन था। कई घरों में स्नान करने की अलग जगह भी मिली। इतना ही नहीं, कई घरों के अंदर निजी कुएं भी मिले। आज भी हर घर में अपना पानी होना एक सुविधा माना जाता है, लेकिन 5000 साल पहले ये सुविधा वहाँ मौजूद थी। इसके बाद पुरातत्वविदों की नज़र उन नालियों पर गई जिनकी चर्चा आज भी पूरी दुनिया में होती है। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी सीधे सड़क पर नहीं बहता था। वह पहले छोटी नाली में जाता था, फिर बड़ी ढकी हुई नाली में पहुंचता था और वहां से पूरे शहर के बाहर निकल जाता था। कई जगह सफाई के लिए निरीक्षण कक्ष भी बनाए गए थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर नालियों की सफाई की जा सके। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग ऐसी व्यवस्था से बहुत दूर थे, तब सिंधु घाटी के लोग शहर की सफाई और जल निकासी पर इतना ध्यान दे रहे थे। यही कारण है कि इतिहासकार इस सभ्यता को दुनिया की सबसे विकसित नगरीय सभ्यताओं में गिनते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुदाई के दौरान एक ऐसी इमारत मिली जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध ग्रेट बाथ था। एक विशाल जलकुंड, इसके चारों ओर पक्की ईंटें लगी थीं। नीचे पानी रोकने की विशेष परत बनाई गई थी। सीढ़ियां नीचे पानी तक जाती थीं। इतना मजबूत निर्माण देखकर वैज्ञानिक भी प्रभावित हुए। आज तक ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सका है कि इसका उपयोग किस उद्देश्य से होता था। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसका संबंध सामूहिक स्नान या किसी धार्मिक अनुष्ठान से रहा होगा, लेकिन इसका पक्का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है।
यही बात इस सभ्यता को और भी रहस्यमय बना देती है। जितनी खोज होती है उतने ही नए सवाल सामने आ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर विशाल भंडार गृह भी मिले, इतने बड़े कि उनमें बड़ी मात्रा में अनाज रखा जा सकता था। इससे पता चलता है कि खेती अच्छी होती थी और अनाज को सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था थी। अब तक ये साफ हो चुका था कि यह कोई बिखरी हुई आबादी नहीं थी। यह एक ऐसा समाज था जहां लोग योजना बनाकर काम करते थे, जहां निर्माण के नियम थे, जहां सफाई का ध्यान रखा जाता था, जहां संसाधनों का सही उपयोग किया जाता था। लेकिन एक सवाल अब भी सबको परेशान कर रहा था, इतने बड़े और विकसित शहरों में रहने वाले लोग आखिर थे कौन? वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा व्यापार करते थे, और सबसे बड़ा रहस्य, वे अपनी बात किस भाषा में लिखते थे? क्योंकि खुदाई से मिलने वाली छोटी छोटी मुहरें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली थी जिसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मिट्टी के नीचे से ऐसी चीजें मिलने लगी जिन्होंने इतिहासकारों की उत्सुकता और बढ़ा दी। सबसे पहले मिली छोटी छोटी मुहरें। इन मुहरों पर बैल, हाथी, गैंडा, बाघ और एक सींग वाले रहस्यमयी पशु जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे चिन्ह भी उकेरे गए थे। यही चिन्ह आज सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली हैं। दुनिया के कई विशेषज्ञ दशकों से इन्हें पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं बता पाया कि इनका सही अर्थ क्या है। अगर एक दिन ये लिपि पढ़ ली गई तो संभव है कि हमें उन लोगों की अपनी जुबान में लिखी हुई कहानी भी मिल जाए। मुहरों के अलावा खुदाई में मनकों के हार मिले, सोने और चांदी के आभूषण मिले, तांबे और कांसे के औजार मिले, खिलौने मिले, मिट्टी की बैलगाड़ियां मिलीं, छोटे छोटे जानवरों की मूर्तियां मिलीं। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ के लोग सिर्फ जीना नहीं जानते थे, वे सुंदरता को भी महत्व देते थे। उन्हें कला पसंद थी, उन्हें शिल्प का ज्ञान था, और उन्हें अपने बच्चों की मुस्कान की भी परवाह थी। अब सवाल था कि उनका जीवन चलता कैसे था। इसका जवाब भी खुदाई ने ही दिया। पुरातत्वविदों को गेहूं और जौ के अवशेष मिले। इससे पता चलता है कि खेती उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। नदियों का पानी खेतों तक पहुंचता था, फसलें उगाई जाती थीं, फिर उन्हें बड़े भंडार गृहों में सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन वे सिर्फ किसान नहीं थे, वे शानदार व्यापारी भी थे। सिंधु सभ्यता की बनी हुई कई वस्तुएं मेसोपोटामिया तक मिली हैं। इससे पता चलता है कि उनका दूसरे क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध था। वे मन के बनाते थे, सूती कपड़े तैयार करते थे, धातु का काम करते थे, और अपने सामान को दूर दूर तक भेजते थे। एक और बात जिसने वैज्ञानिकों को प्रभावित किया वह थी उनका नाप तौल का तरीका। खुदाई में एक जैसे पत्थर के बाट मिले। इससे पता चलता है कि व्यापार नियमों के अनुसार होता था। धोखाधड़ी रोकने के लिए शायद तय माप का इस्तेमाल किया जाता था। इतनी व्यवस्थित व्यवस्था उस समय बहुत कम सभ्यताओं में देखने को मिलती है। लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली है उससे कहीं ज़्यादा बातें अब भी रहस्य बनी हुई हैं। इतने बड़े शहर मिले, हजारों घर मिले, लेकिन किसी विशाल राजमहल का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। कोई भव्य राजा की समाधि भी नहीं मिली जैसी मिस्र में मिलती है। इससे इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा होती है कि आखिर इस सभ्यता का शासन कैसे चलता था। क्या यहाँ कोई राजा था, या फिर शहर किसी अलग व्यवस्था से चलाए जाते थे? इसका पक्का उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। इसी तरह धर्म को लेकर भी कई सवाल हैं। कुछ मूर्तियां मिली हैं, कुछ प्रतीक मिले हैं, लेकिन उनसे पूरी धार्मिक व्यवस्था को निश्चित रूप से समझ पाना अभी संभव नहीं है। जितनी गहराई से इस सभ्यता का अध्ययन किया जाता है उतने ही नए रहस्य सामने आते हैं। यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। लेकिन इन सभी रहस्यों से भी बड़ा एक सवाल अभी बाकी है। इतनी समृद्ध, इतनी व्यवस्थित और इतनी विकसित सभ्यता आखिर अचानक खत्म कैसे हो गई? क्यों एक समय लोगों से भरे रहने वाले शहर धीरे धीरे वीरान हो गए? यहीं से इस कहानी का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। साल बीतते गए, शहर वैसे ही खड़े रहे, सड़कें वहीं थीं, घर भी वहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन गलियों से लोगों की आवाज़ें गायब होने लगीं। बाजार सूने पड़ने लगे, कुओं के पास भीड़ कम होने लगी, और एक समय ऐसा आया जब कभी जीवन से भरे रहने वाले शहर लगभग खाली हो गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यही वह सवाल है जिसने पिछले 100 वर्षों से इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। सबसे पहले लोगों ने सोचा कि शायद किसी विदेशी सेना ने हमला किया होगा, लेकिन खुदाई में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला जिससे ये निश्चित रूप से कहा जा सके कि पूरी सभ्यता किसी बड़े युद्ध में नष्ट हुई थी। फिर एक दूसरी संभावना सामने आई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह बदलने लगा। जहां कभी भरपूर पानी बहता था वहां धीरे धीरे पानी कम होने लगा। अगर किसी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी नदी हो तो उसके बदलने का असर पूरे जीवन पर पड़ना स्वाभाविक है। खेती प्रभावित हुई होगी, पीने के पानी की समस्या बढ़ी होगी, और लोगों ने बेहतर जगहों की तलाश शुरू कर दी होगी। इसके बाद जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत सामने आया।
कुछ शोध बताते हैं कि उस समय मौसम में धीरे धीरे बदलाव आया। बारिश कम होने लगी, सूखा बढ़ने लगा। जब खेतों में पहले जैसी पैदावार नहीं हुई होगी तो लोगों के लिए शहरों में रहना कठिन हो गया होगा। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि बार बार आने वाली बाढ़ ने भी कई बस्तियों को नुकसान पहुंचाया। मोहनजोदड़ो की खुदाई में बाढ़ की परतों के संकेत मिले हैं। हालांकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि केवल बाढ़ ही पूरे पतन का कारण थी। एक और संभावना ये भी मानी जाती है कि यह सभ्यता अचानक समाप्त नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बदलती चली गई। लोग छोटे छोटे समूहों में अलग अलग क्षेत्रों की ओर बसने लगे। कुछ पूर्व की तरफ गए, कुछ दक्षिण की ओर, और समय के साथ बड़े शहरों की जगह छोटे गांव बसने लगे। यही कारण है कि आज अधिकांश इतिहासकार किसी एक कारण को अंतिम सत्य नहीं मानते। संभव है कि नदियों का बदलता रास्ता, जलवायु में परिवर्तन, खेती की कठिनाइयां और लोगों का धीरे धीरे पलायन, इन सभी कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता को बदल दिया हो। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, उस सभ्यता का रहस्य। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमारे लिए एक पहेली है। आज भी हमें नहीं पता कि वहाँ के लोग खुद अपने देश को क्या कहते थे। आज भी हमें उनके राजाओं के नाम नहीं मालूम। आज भी हमें यह नहीं पता कि उनके गीत कैसे थे, उनकी भाषा कैसी सुनाई देती थी, और उनके बच्चों के नाम क्या थे। इतिहास ने हमें उनके शहर दे दिए, उनके औजार दे दिए, उनकी कला दे दी, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी मिट्टी के नीचे कहीं दबी हुई है। शायद आने वाले वर्षों में कोई नई खोज हो, शायद किसी दिन उनकी लिपि पढ़ ली जाए, और शायद उसी दिन 5000 साल पहले की यह खामोश सभ्यता पहली बार अपनी कहानी खुद दुनिया को सुनाए। तब तक सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत की धरती पर हजारों साल पहले ऐसी सभ्यता बसती थी जिसने नगर योजना, स्वच्छता, व्यापार और शिल्पकला में अपने समय से बहुत आगे की सोच दिखाई थी। और यही कारण है कि आज भी जब दुनिया की महान प्राचीन सभ्यताओं का नाम लिया जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। आज जब हम किसी आधुनिक शहर की चौड़ी सड़क पर चलते हैं, जब हम घरों में पानी की पाइपलाइन देखते हैं, जब हम सीवर सिस्टम और नगर योजना की बात करते हैं, तो शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि इन विचारों की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने यह साबित कर दिया था कि एक महान सभ्यता सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बनती, वह बनती है अनुशासन से, योजना से, स्वच्छता से, व्यापार से, और उन लोगों की मेहनत से जो मिलकर एक बेहतर समाज बनाते हैं। आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर खामोश हैं। उनकी गलियों में अब कोई व्यापारी नहीं चलता, उनके कुओं से अब कोई पानी नहीं भरता, उनके बाजारों में अब कोई आवाज़ नहीं गूंजती, लेकिन उनकी बनाई हुई ईंटें आज भी खड़ी हैं, मानो वे हमें ये याद दिला रही हों कि समय इंसानों को मिटा सकता है, लेकिन उनके काम को नहीं। इस सभ्यता ने हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिया, इसने हमें एक सवाल भी दिया। अगर 5000 साल पहले इंसान इतना संगठित, इतना कुशल और इतना दूरदर्शी हो सकता था, तो हम आज अपने शहरों और समाज को कितना बेहतर बना सकते हैं। शायद इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर नई खुदाई के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती है। शायद इस बार कोई नई मुहर मिले, शायद कोई नया शहर मिले, शायद कोई ऐसा प्रमाण मिले जो उनकी रहस्यमयी लिपि को पढ़ने की कुंजी बन जाए। और जिस दिन ऐसा होगा, हो सकता है कि 5000 साल से खामोश ये सभ्यता पहली बार अपनी कहानी खुद दुनिया को सुनाए। तब तक हम सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत की धरती पर एक ऐसी महान सभ्यता ने जन्म लिया था जिसने अपने समय से कहीं आगे बढ़कर सोचने का साहस किया। और यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये भारतीय सभ्यता की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। ये हमें अपने अतीत पर गर्व करना सिखाती है, और यह याद दिलाती है कि भविष्य हमेशा उन्हीं का होता है जो योजना बनाते हैं, सीखते हैं और समय से आगे सोचने का साहस रखते हैं। क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं होता, इतिहास आने वाले कल की दिशा भी तय करता है।